हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस। थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस नंबर थ्योरी का एक बहुत फंडामेंटल पार्ट है और बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसका। और जितना ही ये फंडामेंटल है उतना ही इसके एप्लीकेशंस और इम्पोर्टेंस ज्यादा है। इसके बहुत वाइड वेराइटीज ऑफ एप्लीकेशंस हैं और क्या नाम है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स इसके बेस पे प्रूव होते हैं। और जैसे यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस पर्टिकुलर नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस नंबर, या व्हाट इज द लास्ट डिजिट। ये इस सब टाइप, या अगर कोई नंबर हमें पता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ता है हम लोग 2, 3, 7, 5 इन सब का। वो डिविजिबिलिटी रूल बनते कैसे हैं और वो ट्रू क्यों है। तो ये सभी चीज आप लोग कभी ना कभी देखे होंगे, किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या एग्जाम में आता है। अगर नहीं देखे हैं तो आज आप बहुत नया चीज सीखने को मिलेगा, और अगर देखे हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो आप बहुत जगह से पढ़ते हैं उसका थ्योरी कहाँ से है, कैसे उसका थ्योरी, मतलब उसके पीछे की थ्योरी क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि किन लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। पहला तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप इन सब टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये सीखने को मिलेगा उनके पीछे की थ्योरी क्या, कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप जेई का प्रिपरेशन करें तब भी आपके हेल्पफुल है, और अगर आप अंडर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब भी आपको पता होगा कि थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। एट द सेम टाइम अगर आप नंबर थ्योरी में स्पेशलिटी यानी कि आगे पढ़ना चाहते हैं और आपको क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड क्रिप्टोग्राफी में इंटरेस्ट है तो उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इनफॉर्मली स्टार्ट करूंगा और आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, प्लीज उसको ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पे 4 बीकर दिख रहा है आपको। मैं ये कह रहा हूँ ये बीकर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या ये सारे सेम बीकर है एक्चुअली में, बस अलग अलग टाइम के हैं। तो अब जैसे ये बीकर है, इस बीकर की प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे तो एक बार में सिर्फ और सिर्फ 5 ऑब्जेक्ट गिर सकता है। ठीक है, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसमें 5 बॉल डाले, 5 ऑब्जेक्ट, तो 5 गिर जाएंगे। तो कितने बचे? 0। अगर इसमें मैंने 13 डाले तो 5 करके 2 बार गिर जाएंगे और बचेंगे 3। यानी कि इस बीकर की प्रॉपर्टी ये है कि एक बार में ये बस 5 ऑब्जेक्ट्स को जाने दे सकता है, उससे कम को नहीं जाने दे सकता, ना उससे ज्यादा। ठीक है, अब हम ये सारे बीकर सेम होते हैं, इस बीकर को नाम दे देता है। इस बीकर का मैं नाम दे देता हूं mod 5 बीकर। ठीक है, या M5 बीकर। ठीक है, ये M5 बीकर है। अब इसमें मैंने मान लीजिए 3 बॉल डाले, 3 ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट बच जाएंगे? ऑब्वियसली 3 ऑब्जेक्ट बच जाएंगे, क्योंकि वो 5 से मींस 5 नहीं है, तो इसमें तीनों के 3 बच जाएंगे। अब अगर इसमें मैंने 13 ऑब्जेक्ट डाले तो क्या होगा, आफ्टर कुछ टाइम 5 करके 10 ऑब्जेक्ट गिर जाएंगे, बचेंगे बस 3। ठीक है, 3 यहाँ भी बचेंगे। अब मैं यहाँ पे 18 ऑब्जेक्ट डाल रहा हूं, तो 18 ऑब्जेक्ट अगर मैं डालूंगा, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे मैंने डाला था कितना, 13, यहाँ पे मैं डाल रहा था कितना, 3 ही डाले थे मैंने। 18 डालूंगा तब इसमें भी 5 करके 3 बार में गिर जाएंगे, बचेंगे बस 3। और अगर मैंने यहाँ पे डाले हैं 53 ऑब्जेक्ट्स, तब कितने बचेंगे? तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी आप अगर आप देखेंगे तो 50 है, तो 50 + 3, तो 50 तो गिर जाएंगे 5 करके, बचेगा बस 3। यानी कि आप देख रहे हैं ये mod 5 बीकर की क्या खासियत है कि इसमें जब हमने 3, 13, 18 या 53 डाला तो ये एट द एंड सब में 3 ही ऑब्जेक्ट बच रहे हैं। तो क्या ये कोइंसिडेंट है या कुछ एक रीजन है इसका? तो उस रीजन को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं कि हम किसी ना किसी मायने में अगर हम देखें तो जो सारे नंबर हैं 53, 3, 13, 18 और ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जो इक्विवेलेंट है। किस सेंस में इक्विवेलेंट है? मतलब अगर हम ध्यान से देखें कि इन सब में इस mod 5 बीकर में डालने के बाद एग्जैक्टली 3 ऑब्जेक्ट ही बच रहे हैं। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। मैं 3 को लिख सकता हूं 3 + 0 या 0 + 3 कह सकते हैं। 13 को मैं लिख सकता हूं 10 + 3, और 10 क्या है, 5 × 2 + 3। मैं 18 को लिख सकता हूं 3 × 5 + 3, और इसको लिख सकता हूं 10 × 5 + 3। एक चीज मैं बताना भूल गया था कि इस पूरे वीडियो को समझने के लिए, एकदम कंप्लीटली समझने के लिए आपको एक प्री रिक्विजिट यानी एक कॉन्सेप्ट पहले से पता होना चाहिए, वो है डिविजिबिलिटी थ्योरम। वो अगर आपको पता है इंटीजर्स के लिए जनरल क्या होता है,
तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा समझने के लिए। तो वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको पता है तो भी आगे बढ़ जाइए, और अगर नहीं पता है तो एक बार बस पॉज करके एक बार डिविजिबिलिटी थ्योरम जो है उसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, 2-3 मिनट का टाइम है, उसके बाद फिर वीडियो देखिए, ठीक है। तो यानी कि ध्यान से देखिए, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक्चुअली मैं ऐसे लिखना चाहूंगा 0 × 5 + 3, ठीक है, 0 × 5, क्योंकि 0 × 5 0 होगा। तो अगर हम देखें इन सब केस में ये हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं, जब हम इसको अगर इन सब केस में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग उस नंबर को कैसे लिख पा रहे हैं, जैसे 0 × 5 + 3, 13 को लिख सकते हैं 5 × 2 + 3, 18 को लिख सकते हैं 3 × 5 + 3। तो अगर आप लोग डिविजिबिलिटी एल्गोरिथम या डिविजिबिलिटी थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि फॉर एनी इंटीजर ए, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड, जो डिविडेंड होगा, एंड बी both belong to integer, for any integer a and b there exist unique q and r such that, यहाँ पे such that a is equal to bq plus r, where यानी कि जहां r जो है greater than equal to 0 and strictly less than mod b। तो ये है डिविजिबिलिटी थ्योरम। तो कोई भी इंटीजर a अगर है एंड गिवन इंटीजर b, एक ऐसा यूनिक q और r एग्जिस्ट करेगा सच दैट a इज इक्वल टू bq प्लस r। अब यहाँ पे मैं अगर b को 5 ले लूं, हर केस में 5 ले लूं, और a जो कि यहाँ पे वैरी कर रहा है, a को मैं 3 लूंगा, 13 लूंगा, 18 लूंगा, 23 लूंगा, तो यहाँ पे मैं सेम चीज वही कर रहा हूँ। a 3 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 0 × 5 + 3, 13 है, और 3 कैसा है, 0 से बड़ा है और 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 5 है। सिमिलरली यहाँ पे तो हर एक इंटीजर के लिए एक, और गिवन डिवाइजर b के लिए एक ऐसा यूनिक q और r एग्जिस्ट करेगा सच दैट a इज इक्वल टू bq + 3। इन सभी केसेस में r जो है फिक्स्ड है, यहाँ पे r3 है, यहाँ भी r3 है, यहाँ भी r3 है। इन सभी केसेस में r की वैल्यू क्या है, 3 है, यहाँ पे r3 है, यहाँ भी r3 है, यहाँ भी r3 है, यहाँ भी r3 है। तो जब हम बोल रहे थे, पूछ रहे थे कि ये किसी एक सेंस में ये सिमिलर है या इक्विवेलेंट है, तो क्या सेंस है, वो सेंस यही है कि तीनों अपॉन डिवीजन 5 से डिवीजन पे रिमाइंडर क्या देता है, 3। तो यानी कि ये जितने भी नंबर है 53, 3, 13, 18, ये सारे नंबर डिवीजन ऑन 5 पे रिमाइंडर 3 देते हैं। तो अब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसका क्या रेलेवेंस है कांग्रेस थ्योरी में। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे एक चीज बस बताइए कि ये रिमाइंडर जो r यहाँ पे हमें 3 मिल रहा है, ये इन जनरल जैसे 5 की अगर हम बात करें तो रिमाइंडर क्या क्या वैल्यूज दे सकता है। हम लोग को पता है रिमाइंडर की जो कंडीशन है वो क्या है, वो स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड b और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू अगर b यहाँ पे 5 है, अगर b 5 है तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। यानी कि या तो रिमाइंडर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 3 के केस के लिए हमने ये देखा कि ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे रिमाइंडर 3 देते हैं हमेशा, और ये इस बीकर के लिए इस जब भी हम इनको मॉड 5 बीकर में डालते हैं तो ये हमेशा 3 ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं, ये इनकी खासियत है। अब अगर मैं इन सारे ऐसे नंबर्स का कलेक्शन लूं कि वो सारे नंबर जो 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 दें, मैं उनको अगर यहां लिख दो, ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, तो पहले तो इसमें 3 आएगा, और क्या आएगा, इसमें आएगा 8, इसमें आएगा 13, ये सारे नंबर ऐसे आ जाएंगे, और नेगेटिव में भी होंगे, वो मैं उनके लिख देता हूं। -2, 3, 8, तो ये हो गए, ये सारे नंबर के कलेक्शन को मैंने इससे डिनोट कर दिया। अब ऐसे ही 0 के लिए भी होंगे, 1 के लिए भी होंगे, 2 के लिए भी होंगे, 3 के लिए भी होंगे और 4 के लिए भी होंगे। 3 के लिए हमने लिख दिया है,
बचे 0 1 2 4। हम एक बार जीरो जीरो के लिए लिख दे रहे हैं। जीरो के लिए क्या होगा, जीरो के लिए इजी लिखना, जीरो के लिए होगा प्लस, पहले तो जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10, जितने भी 5 के मल्टीपल हैं ये सारे इसमें आ जाएंगे। क्योंकि ये सारे नंबर जितने भी हैं इनको जब हम इस बीकर में डालेंगे तो एक भी नहीं बचेगा, सब गिर जाएंगे, क्योंकि सब 5 के मल्टीपल्स हैं। सिमिलरली 1 के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हो जाएगा 6 11 16 1 -4 -9 ये डॉट डॉट। ऐसे सिमिलरली मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग 2 और 4 के लिए भी इसको प्लीज यहाँ पे 2 और 4 के लिए भी प्लीज इसको लिख ले। तो हमने देखा कि मेरे पास एक इंटीजर है 5, फिक्स्ड इंटीजर 5 है, और मैं कह रहा हूं इस इंटीजर 5 के लिए मैंने 5 कलेक्शन देखे, ये 5 ऐसे सेट्स देख रहा हूं जो क्या उनमें डिफरेंस है कि जब मैं इस सेट की बात कर रहा हूं तो इस सेट के सारे एलिमेंट जब इस मॉड 5 बीकर में जाते हैं तो ये 3 ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं। जब मैं अगर इसकी बात करूं, ये कितने छोड़ते हैं 0, ये कितने छोड़ते हैं 1। यानी कि मैंने जितने भी इंटीजर्स हैं उनको मैंने एक 5 के रिस्पेक्ट में ऐसे पार्टीशन कर दिया है कि वो जो अलग अलग पार्टीशन है, यानी कि जैसे ये एक पार्टीशन, ये जैसे कभी भी दोनों में सेम नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल इसमें 5 है तो 5 इसमें नहीं हो सकता, -7 इसमें नहीं हो सकता, 2 इसमें नहीं हो सकता, 3 इसमें नहीं। ये सारे डिस्टिंक्ट हैं और इस सारे यूनियन करने पे हमको पूरा इंटीजर मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने जितने भी इंटीजर्स हैं उनको एक ऐसा पार्टीशन कर दिया है, किसके रिस्पेक्ट में, फिक्स्ड नंबर 5 के रिस्पेक्ट में ऐसा पार्टीशन किया है कि जब भी एक पर्टिकुलर पार्टीशन से एक एलिमेंट हम लोग उस मॉड 5 बीकर में डालेंगे तो वो हमेशा एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट छोड़ेगा। इस केस में 3, इस केस में 0, इस केस में 1, इस केस में 2, इस केस में 4। तो पहला चीज तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने सारे इंटीजर्स को पार्टीशन कर दिया है। तो मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूं कि सारे इंटीजर्स इसमें कवर हो जाएंगे, मींस क्या ऐसा कोई इंटीजर है जो इन सब में से बच जाएगा? तो बहुत सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि नहीं बचेगा, क्योंकि अगर मैं कोई भी इंटीजर ले रहा हूं तो उसको मैं अगर वो इंटीजर a है तो मैं a को लिख सकता हूं b³ + r, जहां पे r 0 और 0 1 2 3 या 4 होगा। वो हमने डिवीजन थ्योरम से देखा था। तो इसका मतलब हर इंटीजर को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सच दैट उसको मैं b³ + r लिख सकता हूं, where r is less than equal to 0 and greater than equal to 0 and strictly less than 5। इसका मतलब, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही तो सारे पार्टीशंस हैं। इसमें रिमाइंडर 3 है, इसमें रिमाइंडर 0 है, इसमें रिमाइंडर 1 है, इसमें रिमाइंडर 2 है। मैंने सारे रिमाइंडर्स पॉसिबल जितने भी कवर कर लिए, टोटल 5 ही पॉसिबल है, कवर कर लिए, यानी कि वो इंटीजर किसी ना किसी एक कलेक्शन में लाई करेगा, तो सारे इंटीजर कवर होंगे। पहला चीज, यानी कि इन सबका यूनियन तो इंटीजर है। दूसरा चीज, कोई भी दो डिफरेंट पार्टीशन से अगर मैं एलिमेंट लूं तो क्या वो किसी कॉमन रह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल क्या 10 इसमें रह सकता है या कोई भी? इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये डिवीजन पे रिमाइंडर 3 देता है, ये 0 देता है, ये 1 देता है, तो ये सारे डिस्टिंक्ट हैं। मैंने क्या किया, मैंने पूरे सारे इंटीजर्स को 5 के रिस्पेक्ट में ऐसे पार्टीशन कर दिया है कि उनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी हो गई है। अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि क्या इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है या क्या इसकी क्या खासियत है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करिए कि अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट नंबर इस कलेक्शन से लूंगा और उसका डिफरेंस निकालूंगा तो क्या आएगा। जैसे मैंने लिया 13 और -2, तो मैं अगर 13 माइनस ऑफ -2 करूं तो क्या आएगा 15। ये क्या है, ये 5 से डिविजिबल है। 13 और 8 लूं तो 13 - 8 5, वो भी 5 से डिविजिबल है। इस वाले केस में लेते हैं 6 - 1 5 से डिविजिबल है। 11 - 1 10 5 से डिविजिबल है। 11 - 4 15, ये भी। यानी कि अगर हम ऑब्जर्व करें तो जितने भी हर कलेक्शन में अगर हम कोई भी दो नंबर लें और उनका डिफरेंस दें तो वो डिफरेंस हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि इसी के बेस पे यहीं से हम लोग डिफाइन करेंगे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है, बट एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूं। हमने मॉड 5 भी कर लिया, हमने उसमें मॉड 5 बीकर में जब हम कुछ नंबर्स डाले और देखा कि हर केस में सेम रिमाइंडर आ रहा है, और हमने देखा जब सेम रिमाइंडर वाले नंबर्स को जब हम डिफरेंस लेते हैं तो वो हमेशा उस यहाँ पे 5 है उससे डिविजिबल होगा 5 से, और उसको मैं यहाँ पे लिख के भी प्रूव कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है मेरे पास a, और मैं यहाँ पे रिमाइंडर सेम मान के चल रहा हूँ कि उस रिमाइंडर को मैं R0 बोल देता हूँ। a को मैं लिखता हूँ 5
Q1 प्लस R0 और A1 को, और A2 को मैं लिखता हूं 5Q2 प्लस R0। क्यों R0 दोनों सेम है? क्योंकि मैं ज्यूम करके चल रहा हूं दोनों सेम क्लास से आ रहा है। अब मेरे को चेक करना है कि जब दोनों सेम क्लास से होंगे तो क्या 5 से डिविजल होंगे उनका डिफरेंस। तो A2 माइनस A1 क्या होगा? A2 माइनस A1 होगा 5Q2 प्लस R0 माइनस 5Q1 प्लस R0। ये हो जाएगा 5 कॉमन हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 प्लस R0 माइनस R0 0। अब ये देखिए A2 माइनस, यानी कि मैं A2 माइनस E1 को कैसे लिख दे रहा हूं? 5 टाइम्स Q2 माइनस Q1, जहां पे Q1 Q2 इंटीजर थे, यानी कि Q2 माइनस Q1 भी इंटीजर होगा, क्योंकि हम लोग को पता है इंटीजर क्लोज्ड है अंडर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। तो ये Q2 माइनस Q1 भी इंटीजर होगा, यानी कि 5 टाइम्स Q1 माइनस Q2, यानी कि मैं A2 माइनस A1 को 5 टाइम्स अब इंटीजर लिख सकता हूं, यानी कि A2 माइनस A1 5 से डिविजिबल होगा। तो क्या ये सब बस 5 के लिए ट्रू है? नहीं। अगर मैं कोई भी एक फिक्स्ड इंटीजर n लूं, यानी कि गिवन एनी इंटीजर n, मैं सारे सेट ऑफ इंटीजर्स को ऐसा पार्टीशन कर सकता हूं। कितने पार्टीशन होंगे हमने यहां पे देखा, जब 5 था तो 5 पार्टीशन थे, 0 1 2 3 4, और ये 0 1 2 3 4 क्या करस्पॉन्डिंग, किसको करस्पॉन्ड कर रहे हैं? ये करस्पॉन्ड करते हैं सारे पॉसिबल रिमाइंडर्स जो कि 5 से डिवीजन पे पॉसिबल है। तो n अगर हम नंबर फिक्स कर रहे हैं तो कितने पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n माइनस 1, यानी कि n, यानी कि ये प्लीज इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। गिवन एनी इंटीजर n फिक्स्ड, मैं क्या कह रहा हूं कि आई कैन पार्टीशन द एंटायर इंटीजर्स, सारा फुल इंटीजर सेट इनटू n डिफरेंट पार्टीशंस, सच दैट हर पार्टीशन की प्रॉपर्टी क्या है? पहला चीज कि वो उस n से डिवीजन पे रिमाइंडर एक फिक्स्ड, फॉर एग्जांपल अगर 0th वाला पार्टीशन है तो वो रिमाइंडर 0 देगा, 1 वाला रिमाइंडर 1 देगा, 2 वाला सारे रिमाइंडर 2 देंगे। ये एंड विद इन दैट सेट एक क्या प्रॉपर्टी है कि जब हम किसी भी दो एलिमेंट का डिफरेंस लेंगे तो वो 5 से उस n से डिविजिबल होगा। तो मेरा पॉइंट ये कि प्लीज ये वाला पार्ट प्लीज एक बार हो सके तो दोबारा इसको देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरली इस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं होता है टॉपिक, क्योंकि जनरली लोग डिफाइन कर देते हैं कांग्रेस रिलेशन होता क्या है। मगर मैं चाहूंगा कि आप प्लीज इन दोनों चीज को ऑब्जर्वेशन करें, और हो सके तो दोबारा देख के इसको समझने की कोशिश करें। अब मैं आपको डिफाइन करूंगा कि कांग्रेस रिलेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ गॉस। गॉस ने एक कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसके अकॉर्डिंग मैं डिफाइन करूंगा क्या होता है कांग्रेस रिलेशन। ओके, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज पॉइंट करना चाहूंगा कि मैथ एजुकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम लीनियर वे में, कि ऐसा मैंने डेफिनेशंस डाला, थ्योरम लिखा, प्रूव किया और आपने उसको सीधा ऐसा डाइजेस्ट कर लिया। पहला चीज तो डाइजेस्ट होता भी नहीं है, बट दूसरा चीज, चीजों को जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक उनके साथ हम खेलेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल, इसीलिए मैंने एग्जांपल से शुरू किया और मैंने ऐसा कुछ, मैंने बस उस गेम की तरह एग्जांपल को शुरू किया, पार्टीशन किया क्या मैंने बनाया, फिर देखा कि ऑलरेडी वो पार्टीशन हो रहा है, वो डिवाइड कर रहा है इंटीजर्स को सारे, मतलब अलग अलग कलेक्शंस में। फिर मैंने अब उसमें ऑब्जर्व किया क्या प्रॉपर्टीज है। तो ये सब काम आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को लें या कोई भी टॉपिक या कुछ भी ले, उसको देखें। तो मेरा पहला एक टास्क मैं ये कहूंगा कि जैसे अभी मैंने 5 के लिए वो सारे बनाए थे, तो मैं भी कहूंगा आप कोई 2-3 नंबर लीजिए, जैसे 7 13 18 कुछ भी, और उनके सब आप जितने भी पार्टीशन क्लासेस बन रहे हैं उनको बनाइए। इन सबका मैं यहाँ पे ये प्रॉपर उस चीज का ये लेक्चर उस टॉपिक पर नहीं है, लेकिन वो खुद एक टॉपिक अपने में एक टॉपिक है पार्टीशन थ्योरी करके, और वो आगे फर्दर स्टडी में ग्रुप थ्योरी में बहुत हेल्पफुल है, और वो आगे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने में हेल्पफुल करता है। तो लेकिन और एक बार अगर आप उसके साथ खेलना सीख गए तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारे जो भी आगे कॉन्सेप्ट है, इवन इस लेक्चर में भी जब आगे मैं बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बताऊंगा तो आपको रियलाइज होगा कि जो मैंने स्टार्ट किया था जहां से वो बीकर एग्जाम्पल, और मैंने कैसे उसको डिवाइड किया, आप देखेंगे कि विदाउट एनी रिगरस प्रूफ, बस इन दोनों ऑब्जर्वेशन का यूज करके मैं उस थ्योरम को प्रूव कर सकता हूं। और अगर आप ये चीज नहीं ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर रिगरस प्रूव करना पड़ता है बिना इंट्यूशन बिल्ड किए। तो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, उन्होंने कहा कि इफ अ नंबर n measures the difference between two numbers a and b, then a and b are said to be congruent with respect to n, and if not then incongruent। मतलब अगर कोई नंबर n है
और वो किसी दो नंबर के बीच के डिफरेंस को मेजर कर देता है। मेजर कर देता है मतलब, अच्छा हम लोग हमेशा से सीखे मेजर करते हैं। हम लोग कैसे मेजर करते हैं, जैसे हमें अगर मेजर करना है किसी इसका लेंथ, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक स्केल लेंगे जिसका कुछ एक फिक्स्ड लेंथ होगा, हम उसको ऐसे एक बार इधर रखेंगे, फिर यहाँ प्लेस करेंगे, उसको प्लेस कर देंगे और देखेंगे कितनी बार वो स्केल यहाँ पे कितनी बार स्केल को प्लेस करना पड़ा हमको इसको पूरा कवर करने के लिए। यानी कि हम उस स्केल की मदद से इसको मेजर कर पा रहे हैं। वो कब कर पाएंगे, अगर एक पर्टिकुलर, अगर हम उसको फिक्स नंबर ऑफ टाइम उसको उतना प्लेस करने पे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल उस स्केल पे मार्किंग नहीं है, हमें बस इतना पता है कि उस स्केल का लेंथ फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इस पूरे का लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, तो हम उसको अगर यहाँ 2 रखेंगे, 2 2 2, तो हम देखेंगे 5 बार करने पे हमें मिल गया। यानी कि वो स्केल इसको मेजर कर सकता है। इमेजिन करिए कि अगर उस पे क्या नाम है, ये 11 सेंटीमीटर का होता, बाय चांस ये 11 सेंटीमीटर का होता, तब अगर हम इसको मेजर करते हैं तो 2 2 2, तो लास्ट जो 2 आता है वो ऐसा आता है यहाँ पे आधा, और हमें उस पर मेजरिंग नहीं बना, उसमें स्केल्स नहीं है कि वो 1 कब है, मींस आधा उसका 1 है, तो हम इसको क्या मेजर कर पाते, 2 लेंथ के स्केल से नहीं कर पाते। उसी तरीके से अगर कोई नंबर किसी डिफरेंस को मेजर कर रहा है, यानी कि उस डिफरेंस को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, वो कोई फिक्स्ड इंटीजर टाइम n होगा। तो ये इंपॉर्टेंस है इस सेंटेंस का मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि इफ नंबर n measures the difference between two numbers a and b, then a and b are said to be congruent with respect to n। यहाँ पे n, यहाँ पे सब हम लोग मेजर कर रहे थे, तो हम लोग कहते हैं ये मेजरेबल है। अगर ये 10 सेंटीमीटर का होता तो विथ रिस्पेक्ट टू 2 ये मेजरेबल है, लेकिन अगर ये 11 है तो ये विथ रिस्पेक्ट टू 2 मेजरेबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लोग समझ गए कि मेजरेबल का मतलब क्या है, यानी कि a माइनस बी को हम k इंटू n लिख सकते हैं। और सेम इसको फॉर्मली अगर लिखेंगे कि लेट n बी अ फिक्स्ड इंटीजर, कोई फिक्स्ड इंटीजर है n, हमारे केस में स्टार्टिंग में 5 था, देन 2 नंबर्स a एंड b, दो नंबर को कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो n, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमेशा सही बोलना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो n कब कहते हैं, अगर n डिवाइड्स द डिफरेंस a माइनस b, दैट इज a माइनस b इज इक्वल टू k टाइम्स n, वेयर k इज सम इंटीजर। सेम चीज यही है, और उसको लिखते कैसे हैं, ऐसे a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंप्लाइज कि a माइनस b इज इक्वल टू k टाइम्स सम n, और दूसरा ये देखा जाए मतलब कि n जो कि यहाँ लिखा है n डिवाइड्स a माइनस b, ये स्ट्रेट लाइन का नोटेशन है डिवाइड्स के लिए, तो n डिवाइड्स a माइनस b। तो अब जैसे ये है, यहाँ एग्जांपल है 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 2, यानी कि 5 माइनस 3 क्या होता है 2, और 2 इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि 2 डिवाइड्स 2, तो ये 4, ये सही है, मतलब ये ऐसा स्टेटमेंट ट्रू है। 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 2। सिमिलरली 23 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 7। अब मेरे हिसाब से तो जितना मैंने अभी बताया है, इतनी थ्योरी मोर देन इनफ है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करने के लिए, उसकी सारी प्रॉपर्टीज समझने के लिए, और इवन एडवांस थ्योरम प्रूव करने के लिए भी। बट प्रॉब्लम ये है कि इस तरीके से फॉर एग्जांपल ऐसे हमें ट्रेनिंग नहीं है कि हम किसी चीज को, और हमें ऐसी ट्रेनिंग नहीं है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल हमें जनरली चीजें ऐसा मिल जाती हैं डायरेक्ट कि हाँ ये प्रॉपर्टी है। बट मेरा रिक्वेस्ट ये है, और मैं कोशिश करूंगा कि उस तरीके से पढ़ाऊं कि आप लोग ऑब्जर्व करें कि क्या हो रही चीजें। मैंने कहा ये लाइन a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है n डिवाइड्स a माइनस b, और इफ n डिवाइड्स a माइनस b देन a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n। तो ये एक तरीके का डेफिनेशन है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, अब मुझे इतना पता है, अब मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं और आपको बताना है इसमें क्या, मैं इसको रब कर देता हूं फिर पूछता हूं। हाँ, तो जीरो जो है हर नंबर से डिविजिबल होता है, क्योंकि हम लोग जीरो को लिख सकते हैं n टाइम्स जीरो, और जीरो एक इंटीजर है। अब इसका यूज करके हम लोग कोशिश करेंगे एक चीज जानने का कि एक बार ध्यान देते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इंटीजर a है, a माइनस a क्या होता है 0, ठीक है, और 0 को हम लोग लिख सकते हैं n टाइम्स 0, यानी कि a माइनस a जो कि 0 के इक्वल है इज इक्वल टू n टाइम्स 0। 0 एक इंटीजर है, मैं कह रहा हूं कि a माइनस a इज इक्वल टू n टाइम्स 0, और अगर डेफिनेशन याद हो कि ये इफ एंड ओनली इफ है, इफ एंड ओनली इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड n। अब मुझे ये बताओ, मैंने n क्या कोई फिक्स मतलब कि क्या डिफाइन किया था कि इंटीजर यही है,
मैंने कहा n कोई भी फिक्स्ड इंटीजर है, और मैंने क्या a यहाँ पे कोई नंबर पर्टिकुलर चूज किया कि कोई रैंडम ए लिया है, कोई भी इंटीजर ए लिया है, तो इसका मतलब फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z, a इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड एनी इंटीजर n। यूजिंग द फैक्ट दैट 0 हर इंटीजर n से डिविजिबल होता है, हमने ये शो किया कि एवरी इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर्स a, फॉर एवरी इंटीजर a इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो n। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग कहते हैं ये। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा होगा रिलेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं। जैसे इस रिलेशन को हम लोग, इस रिलेशन की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो ए से रिलेटेड है। हम लोग क्या करें, हम लोग एक्चुअली में कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होता है एक, ठीक है, दो एलिमेंट्स को रिलेट करता है, दो इंटीजर्स को रिलेट करता है। तो हम लोग वो भी चेक कर रहे हैं कि इस रिलेशन की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी हमने बहुत इजीली देखा कि ए कॉन्ग्रुएंस रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यानी कि अगर हमसे पूछे कि एक एलिमेंट दे दिया गया, कोई इंटीजर हम लोग को दे दिया गया ए, और हमसे पूछा गया इस इंटीजर ए से कौन कौन से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, तो हम क्या देंगे? सबसे पहले तो ए, ठीक है, ए उससे रिलेटेड है क्योंकि a माइनस ए इज 0 एंड a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडल। तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब एक दूसरा प्रॉपर्टी जो हम लोग वो भी डायरेक्टली एक ऑब्जर्वेशन से उसको प्रूव कर देंगे। हम लोग को पता है कोई भी इंटीजर कोई भी इंटीजर अगर m है और वो k टाइम्स n है, हमें ये पता है अगर कोई भी इंटीजर m k टाइम्स n है यानी कि m जो है n से डिविजिबल है। तो व्हाट कैन वी से अबाउट माइनस m? माइनस m के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या माइनस m भी n से डिविजिबल होगा? प्लीज थिंक। होगा। क्यों होगा? क्योंकि माइनस m को मैं लिख सकता हूं n इंटू माइनस k। k एक इंटीजर है तो माइनस k भी इंटीजर है, और हम लोगों को पता है डिविजिबिलिटी कब होता है? जब हम किसी भी इंटीजर को n टाइम्स कोई भी इंटीजर लिख दे तो वो n से डिविजिबल कहलाता है। यानी कि अगर m डिविजिबल है तो माइनस m भी डिविजिबल है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या कह सकते हैं? अगर हमको दिया गया है फॉर एग्जांपल a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, अगर ये दिया है तो हम क्या कह सकते हैं? एक बहुत बेसिक सा ट्रिवियल ऑब्जर्वेशन हम लोग मतलब जैसे मैथ्स में कैसा रहता है ना, कोई भी हमारे पास नॉलेज है, कोई फैक्ट है या कोई ऑब्जर्वेशन है, तो हमेशा हमारा कोशिश होना चाहिए कि नेक्स्ट ट्रिवियल या नेक्स्ट सिंपलेस्ट स्टेप क्या हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जैसे मुझे पता है m डिविजिबल है तो माइनस m भी डिविजिबल है, मुझे पता है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, तो सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन से बताऊंगा, हो जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू n टाइम्स k फॉर सम इंटीजर k। अब यहां से मैं इसको रिलेट करूंगा, a माइनस b अगर डिविजिबल है n से, तो क्या b माइनस a जो कि माइनस ऑफ a माइनस b है, क्या ये भी नहीं डिविजिबल हो जाएगा? n टाइम्स माइनस k। इसका मतलब अगर a माइनस b डिविजिबल है तो b माइनस a भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n है तो b कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड b होगा, b कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड n होगा। तो हमने देखा कि इफ a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n देन b कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड n। इस रिलेशन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि a रिलेटेड टू b इंप्लाइज b रिलेटेड टू a, और यहां पे ऐसा हो रहा है कि a b से रिलेटेड था, हमें दिया है, तो उसने क्या इंप्लाई किया कि b भी a से रिलेटेड है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन। अब तीसरा हमको पता है कि अगर फिर वही चीज की नेक्स्ट बेसिक स्टेप क्या हो सकता है? हमने रिफ्लेक्सिव देख लिया, सिमेट्रिक देख लिया, तो तीसरा स्टेप क्या होगा? वो होना चाहिए ट्रांजिटिव। क्योंकि अगर आप लोग पढ़े होंगे कि अगर हम किसी रिलेशन को दिखा दें कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। और सेट थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो है एक पार्टीशन डिफाइन कर देता है सेट पे। तो अब इसको दोबारा सोचो और इसको अप्रिशिएट करिए कि एक सेकंड, हमने इस रिलेशन को समझा, हमने इवन बिफोर हमने जब कुछ जाना था हमने दिखाया था कि कैसे एक पार्टीशन हम क्रिएट कर रहे हैं, और अब हम जो दिखा रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ये ट्रांजिटिव भी होगा, भी दिखाएंगे। और सिंस ये तीनों है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, और सिंस इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये पार्टीशन डिफाइन करेगा सेट पे। और हमने ये चीज ऑलरेडी देखा था बेसिक ऑब्जर्वेशन से कि कैसे वो एक पार्टीशन डिफाइन कर दे रहा है सेट पे। तो इन दोनों चीज को प्लीज रिलेट करिए, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है कि a रिलेटेड टू b
एंड बी रिलेटेड टू सी, ये दिया है तो क्या ये इंप्लाई कर रहा है कि ए रिलेटेड टू सी? हमें ये चेक करना है। तो इसका मतलब हमें दिया ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन दिया है, एंड ये भी दिया है बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन, ये दिया है। हमको क्या चेक करना है कि क्या ए कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन है। अब बेसिक डेफिनेशन है, A congruent to B mod n implies A minus B is equal to n times sum K1, ठीक है। B minus C is equal to n times K2, K2 इंटीजर है, यहाँ लिख दे रहा हूं K1, K2 belongs to इंटीजर। हम लोग को क्या चाहिए, किसी तरीके से A minus C चाहिए। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो मिलेगा प्लस बी माइनस सी, और इधर हो जाएगा एन के वन प्लस एन के टू, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा ए माइनस सी इज इक्वल टू एन टाइम्स के वन प्लस के टू। हमें पता है इंटीजर क्लोज अंडर एडिशन है तो के वन प्लस के टू भी इंटीजर है, यानी कि ए माइनस सी इज एन टाइम्स के वन प्लस के टू, यानी कि ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय एन विच इंप्लाइज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू C मॉड n। यानी कि हमने दिखाया कि जो रिलेशन कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी है, एंड सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस hence defines पार्टीशन। ये मैं कभी किसी किसी फ्यूचर वीडियो में ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ये डिफाइन करता है पार्टीशन। बट ये आप लोगों को भी समझना चाहिए कि हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन तक प्रूव किया है, ये इसका भी प्रूव होता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे पार्टीशन डिफाइन करता है। ये हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, ना इसमें जरूरत है, क्योंकि हमारा ये इस समय इस लेक्चर का वो टॉपिक नहीं है। बट हमने ये देखा कि ये डिफाइन करता है पार्टीशन, मगर हमने इससे बिफोर एंड ये देख लिया था कि पार्टीशन है क्या वो। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि इस पहले मैं चाहूंगा कि आप इस प्रूफ को देखें कभी, और नहीं तो मैं कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब ये तीन प्रॉपर्टी तो हमने देखी कि A is always congruent to A mod n, A is congruent to B, then B is congruent to A mod n, and if A congruent to B and B congruent to C, then A is congruent to C mod n। अब दो और बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो कि बहुत इजी है शो करना। फॉर एग्जांपल, अगर A is congruent to B mod n and C is congruent to D mod n, तो वही फिर मैं कहूंगा बेसिक नेक्स्ट स्टेप, हम लोग चाहेंगे क्या A प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू B प्लस डी होगा। ये चेक कर, बहुत इजी है ये, इसको एक सेकंड। ये बहुत ही ट्रिवियल फैक्ट है। दो चीज हम लोग चेक करना चाहेंगे कि A प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू B प्लस डी मॉड n, पहला तो ये, और नेक्स्ट बेसिक स्टेप होना चाहिए AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मॉड n। ये हम लोग चाहेंगे इसको वेरीफाई कर लें। इसको वेरीफाई करना तो बहुत इजी है, क्योंकि A माइनस बी इज इक्वल टू, एक सिंपल सा प्रूफ है, A माइनस बी इज इक्वल टू n टाइम्स, सॉरी A माइनस बी, A minus B. A minus B is equal to n times K1 and C minus D is equal to n times K2। तो हमको सिंपल A plus C चाहिए, तो A plus C अगर हम दोनों को ऐड करें तो क्या मिलेगा, A minus B plus C minus D is equal to n times K1 plus K2। मैं कुछ स्टेप्स डायरेक्ट कर रहा हूं जो आप लोग को प्लीज इसको ध्यान से देखिए। अब इसको मैं लिख सकता हूं A plus C implies A plus C माइनस ब्रैकेट में B प्लस डी इज इक्वल टू n टाइम्स K1 प्लस K2। अब आप लोग समझ होंगे क्या करना है, ये A प्लस सी माइनस B प्लस डी इज अ मल्टीपल ऑफ n, इसका मतलब दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, ये उसको। अब सिमिलरली हम लोग एक बार वापस इसको लिख देता हूं, A माइनस बी इज इक्वल टू n K1, C माइनस डी इज इक्वल टू n K2। हम लोग को शो क्या करना है, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मॉड n, ये शो करना है। इनडायरेक्टली कहा जाए तो हम लोग ये दिखाना है कि AC माइनस BD जो है n टाइम्स सम इंटीजर l है, ये हम लोग को शो करना है। एक सबसे हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं या ब्रूट फोर्स, अगर सिंपली
ये हम लोग को दिखाना है AC माइनस BD इज इक्वल टू NL। तो एक चीज क्या कर सकते हैं, हम लोग को AC माइनस BD चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग A के टर्म्स को सेपरेट कर ले तो A हो जाएगा NK1 प्लस B एंड C हो जाएगा यहाँ से NK2 प्लस D। अब यहां से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो AC मिल जाएगा, और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ टर्म्स प्लस BD, और जब हम BD को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो AC माइनस BD मिल जाएगा। तो हम लोग को बस ये चेक करना रह जाएगा कि क्या वो n का मल्टीपल है कि नहीं। तो चेक करते हैं। तो AC हो जाएगा NK1 प्लस B टाइम्स NK2 प्लस D। ये क्या मिल जाएगा, AC इज इक्वल टू n स्क्वायर K1 K2 प्लस NK1D प्लस BNK2 एंड प्लस BD। मैं BD को लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो मिल जाएगा AC माइनस BD इज इक्वल टू। अब एक चीज ऑब्जर्व करिए, इसमें n है मल्टीप्लाइड, इसमें n मल्टीप्लाइड है, इसमें n मल्टीप्लाइड है। मैं तीनों में n कॉमन ले सकता हूं तो मिल जाएगा मुझे n टाइम्स n K1 K2 प्लस K1D प्लस BK2। ये सारे इंटीजर्स हैं तो इनका सम और प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा। तो यानी कि ये पूरा एक इंटीजर है जिसको मैं L ले लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, AC माइनस BD जो है इज इक्वल टू n टाइम्स L, यानी कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मॉड n। तो हमने क्या शो कर दिया कि अगर A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n एंड C इज कॉन्ग्रुएंट टू D मॉड n, देन A प्लस C इज कॉन्ग्रुएंट टू B प्लस C मॉड n एंड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मॉड n। अब इस प्रॉपर्टी का स्पेशली इस सेकंड वाले का यूज करके बहुत एक बहुत ट्रिवियल ऑब्जर्वेशन करें कि अगर मैं ये करूं, मेरे पास A इज कॉन्ग्रुएंट टू B है मॉड n, और मेरे पास फिर से मैं लिखूं अगर A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n, तो क्या A इंटू A विल बी कॉन्ग्रुएंट टू B इंटू B मॉड n, बिकॉज हमने अभी शो किया कि अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n है, C कॉन्ग्रुएंट टू D, देन इसका प्रोडक्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू B स्क्वायर मॉड n। अब मैं क्या सिमिलरली सेम इसको और इसको यूज करके मैं कह सकता हूं कि A क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू B क्यूब मॉड n। इस सिमिलरली मैं इसको शो कर सकता हूं नेक्स्ट यहाँ पे कि A रेज टू K इज कॉन्ग्रुएंट टू B रेज टू K मॉड n। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका यूज करके मैक्सिमम जो हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिखा था इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। तो पहला चीज तो ये कि A रेज टू K इज कॉन्ग्रुएंट टू B रेज टू K मॉड n, अगर हमें ये दिया है कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n, ठीक है। अब इसको प्रूव करने का एक और भी तरीका है, वो मैं चाहूंगा कि आप इसको रीड कर लीजिए एक बार, ये कि A रेज टू K माइनस B रेज टू K, A माइनस B का टर्म आता है और इधर कुछ टर्म आता है। तो अगर A माइनस B, फॉर एग्जाम्पल अगर A इज कॉन्ग्रुएंट टू B हमें दिया है और हमको शो करना है कि A रेज टू K इज कॉन्ग्रुएंट टू B रेज टू K मॉड n, तो हमें पता है कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B यानी कि A माइनस B n से डिविजिबल है, यानी कि ये n से डिविजिबल है। और अगर ये चीज n से डिविजिबल है तो ये पूरा n से डिविजिबल होगा, यानी कि A रेज टू K माइनस B रेज टू K ये भी n से डिविजिबल होगा। ये वाला प्रूफ आप लोग प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा। तो हमने भी क्या देखा, हमने कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के बारे में जाना और उसके 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जाने। यहाँ मैंने नंबरिंग नहीं किया बट मैं चाहूंगा आप इसका अच्छे से नोट्स बना लें क्योंकि मैंने सारा प्रूफ किया है। तो इसको अब अच्छे से नोट कर ले और ये वाला प्रूफ एक बार देख लें। तो आज का वीडियो मैं चाहूंगा यहीं तक रखूं क्योंकि बहुत ज्यादा ना हो जाए, और नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और वो इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने एक्चुअली में एकदम बिगिनिंग में ही देख लिया था। मैं थ्योरम एक बार स्टेट कर देता हूं कि अगर कोई दो नंबर कॉन्ग्रुएंट हैं देन हमेशा उनका रिमाइंडर अपॉन डिवीजन विद n सेम आता है। ये हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में देखा था, हमने वहीं से ऑब्जर्वेशन भी किए थे। तो वो बट मैं प्रूफ उसका प्रॉपर प्रूफ रिगरस प्रूफ बाद में करूंगा लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही है कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज और बाकी जो भी मैंने बताया उस तरीके से प्लीज मैथ्स को फॉलो करते रहिए। और अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा इसके एप्लीकेशंस बताऊं और जो 3 प्रॉब्लम मैंने लिखे थे वो भी बताऊं। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आगे इसका RSA एल्गोरिथम में क्रिप्टोग्राफी में इसका बहुत यूज है वो भी बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच।